जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको 60 विविध प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और इस टेस्ट का जो कोड है वो आपको ASCPS01 है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो साथियों, आज के जो सेशन है उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। और यह जो आपके जो एनालिसिस है, ठीक है ना, ये जो आपका आज का क्लास है, ठीक है ना, ये क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उसी क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं जो आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि आपको रेलवे हो गया, ठीक है ना, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसके अलावा आपको डिफेंस हो गया और कई सारे जो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको ये काम आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। तो साथियों, भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसमें जो अधिक शक्ति प्राप्त है ना वो आपको केंद्र को है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर, केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो सूचियों के माध्यम से, जैसे देखिए संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची के माध्यम से। तो देखिए, केंद्र कैसे अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है, अर्थात केंद्र को है, ठीक है ना। और उसमें एक तो संघ सूची में विषयों की संख्या भी ज्यादा है। दूसरी बात कि कभी कभी राज्य सूची के विषय पर भी जो होते हैं वो आपको केंद्र जो होती है कानून बनाती है। संवर्ती सूची के विषय पर अगर कानून बना दे केंद्र, तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था, इसमें आपको केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली है। और भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है उसी को हमारे संविधान बनाने वाले ने क्या किया कि आपको लिया है, ठीक है ना। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, कह रहा कि किस राज्य को 2014 में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की जो थी वो आपको स्थापना की गई थी। तो साथियों, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना का जो था वो आपको गठन किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो साथियों, तेलंगाना का गठन जो होता है 2 जून 2014 को। इस बात को आपको याद रखना है। और तेलंगाना जो होते हैं वो भारत के किस क्रम के राज्य, तो आप याद रखेंगे कि भारत का 29वां राज्य। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी कि हाल के वर्ष में गठित जो कुछ नवीन राज्य है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, तो 2000 में आपको 3 राज्य गठित हुए थे, उसके बारे में जान लीजिए। एक तो सबसे पहले आपको 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना, एक राज्य गठित हुआ था आपको 9 नवंबर 2000 को। एक राज्य जो गठित हुआ था वो आपको 1 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। तो देखिए, तो 15 नवंबर 2000 को जो है वो आपको झारखंड का जो है वो आपको क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो झारखंड जो बना था ना वह आपको बिहार से अलग होकर बना था, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 9 नवंबर 2000 को आपको उत्तराखंड जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। फिर है आपको 1 नवंबर 2000 को वो आपको छत्तीसगढ़ बना था, जो कि आपको मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो देखिए, तो ये सब हाल के वर्ष में गठित आपको क्या है, नवीन राज्य है। तो साथियों, इन सभी राज्यों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, जबकि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन की अगर बात करेंगे तो वह आपको 1956 में हुआ था। तो 2 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 3 में। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों, 10 सूत्री कार्यक्रम जो है ना वो आपको यानी कि जो शुरू किया गया था, ऑप्शन देखिए, कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो देखिए, तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपको डी। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि 5 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया था। तो साथियों, 5 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको पंडित नेहरू के द्वारा जो था वो आपको शुरू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 में शुरू किया था, वो आपको इंदिरा गांधी ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी में पूछ देंगे 11 सूत्री कार्यक्रम तो वो आपको महात्मा गांधी, 14 सूत्री कार्यक्रम तो वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना।
15 सूत्री कार्यक्रम, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एक नारा दिए थे, जय जवान जय किसान का, इसे आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है भारत के दूसरे क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। तो इसमें से सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब आपको प्रधानमंत्री के बारे में ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था 1947 से 1964, इसे आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक क्या थे कि आपको देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, ये आपको 1966 से 1977 तक जो थे वो आपको प्रधानमंत्री थे। फिर आपको तीसरी बार 1980 से 1984 तक ये आपको प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद है राजीव गांधी, 1984 से 1989 तक ये देश के क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो आपको राजीव गांधी के पास ही है। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 4 में क्या कर रहा है। देखिए, कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो था वो किससे था। देखिए ऑप्शन कह रहा है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उसके बाद है आपको ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद है हरित क्रांति। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं एम एस स्वामीनाथन, उनका जो संबंध है ना वो आपको हरित क्रांति से है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो साथियों, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है ना वो आपको 1966-67 में याद रखिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1960 का दशक, क्या दे दिया जाएगा 1960 के दशक में शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपको खाद्यान्न उत्पादन से, और भारत में जो इसके जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर है कि आपको ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों, ये जो है आपको दूध उत्पादन से। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि श्वेत क्रांति जो है वो आपको क्या है, ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए जाएंगे। तो देखिए 1970 के दशक में भारत सरकार जो है विश्व बैंक के सहयोग से उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसे ही क्या कहा गया कि आपको यानी कि श्वेत क्रांति कहा गया। और इसका उद्देश्य था प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को क्या करना कि आपको बढ़ाना। फिर है आपको नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है साथियों वो आपको मत्स्य उत्पादन से है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि ये जो देख रहे हैं नीली क्रांति, इसका जो संबंध है किससे है। तो हम कहेंगे मत्स्य उत्पादन से। तो ये जो देख रहे हैं आप 4 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो आपको नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, जो कि आपको अमेरिकन थे। और इनको शांति के क्षेत्र में जो है आपको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था। तो साथियों, गरीबी हटाओ का जो नारा है 1971 के आपको आम चुनाव में जो थे वो आपको दिए गए थे। तो 1971 में यह जो नारा दिए थे वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो कहेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इनके बारे में भी एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने आराम हराम है का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। सरदार पटेल कर मत दो, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो आपको जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। और जयप्रकाश नारायण ने आपको संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो कहां से दिए थे। तो पटना के गांधी मैदान से दिए थे। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। सरदार पटेल जी, इनके बारे में याद रखिएगा, ये भारत के पहले आपको उप प्रधानमंत्री थे और पहले आपको क्या थे कि आपको गृह मंत्री थे। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि आज जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो है एक पुस्तक लिखी थे आपको भारतीय राजनीति पर आधारित, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहेंगे तो वो आपको जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में क्या किए थे कि आपको लिखे थे। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न क्या करा इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में विविधता में क्या है एकता है कि विशेषता किसने बताई थी। तो साथियों, भारत में विविधता है ठीक है ना, और विविधता के बावजूद भी एकता है, यह विशेषता जो बताई थी वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में विविधता में एकता कैसे है, इसे बताइए। तो जैसे मान के चलिए कि यह एक माला है, यह समझिए कि भारत है, क्या है भारत है, और यह एक माला है। इस माला में देखिएगा कि आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी सभी रहते हैं। क्या इसमें आपको बिहारी, मराठी, गुजराती, ठीक है ना, सभी लोग रहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं। लेकिन
लेकिन सब जो है एक ही राजनीति के बंधन में क्या है कि बंधे हुए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो है विविधता में क्या है कि आपको एकता है। और यह बात जो बताई थी वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो आपको 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल अब तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, और ये लगातार 3 कार्यकाल के लिए क्या है कि निर्वाचित होने वाले अब तक के एकमात्र जो है आपको क्या है कि आपको प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देश के राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक जो है रहे थे, और लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले आपको पहले व्यक्ति थे। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने जय हिंद का नारा दिए थे, इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिए थे, करो या मरो का। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 7 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए साथ में क्या कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो साथियों भारत में जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए लौह पुरुष नहीं दिया जाएगा, इसका अंग्रेजी नाम दे देगा, तो अंग्रेजी नाम यहाँ पर दे देगा साथियों आयरन, क्या दे देगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया या आपको भारत का क्या कहेंगे कि आपको बिस्मार्क जो है किसे कहा जाता है, तो साथियों ये सब जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपको बारदोली सत्याग्रह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसीलिए बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि से क्या किए थे कि आपको सम्मानित किए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 8 में कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो आपको कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पर ए हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए कैसे होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते होगा कि भारत का अंतिम वायसराय, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्या था कि भारत का अंतिम वायसराय था। लेकिन जब भारत आपको स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे क्या होता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है वो आपको बनाया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद क्या है कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें हम लोग आजाद शत्रु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो आपको देश रत्न की भी जो उपाधि है वो आपको दिया गया है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है CR दास यानी कि आपको चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को जो है वो आपको स्वराज पार्टी के क्या थे कि आपको संस्थापक थे, और स्वराज पार्टी के प्रथम क्या थे कि आपको अध्यक्ष भी थे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे आपको CR दास, ठीक है ना, यानी चित्तरंजन दास। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ए वाला देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि गोवा दमन एवं द्वीप को किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। मतलब कह रहा है कि गोवा दमन एवं द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो साथियों यह जो था आपको पुर्तगाल का उपनिवेश था। और आपको पता होगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार कर लिया था वो आपको 1510 ईस्वी में। लेकिन पुर्तगालियों से गोवा को जो मुक्त कराया गया था वो आपको 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए 19 दिसंबर को जो होता है गोवा मुक्ति दिवस जो होता है मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि सर गोवा दमन एवं द्वीप को जो है आपको मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन चलाया गया था जानते हैं। तो गोवा के लिए स्पेशल समझिए तो उसको चलाया गया था ऑपरेशन आपको विजय। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। और इसी ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को क्या किया गया था कि आपको मुक्त जो है वो आपको पुर्तगालियों से कराया गया था। कब कराया गया था, तो वो आपको 1961 में। इसे आपको याद रखना है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से आपको याद रखना है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार क्या कि निषेधाधिकार का प्रयोग किया है, मतलब वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। तो देखिए तो सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार जो निषेधाधिकार शक्ति है, ठीक है ना, वीटो शक्ति मतलब कि मैं मना करता हूं शक्ति का जो प्रयोग किया है वो आपको सबसे ज्यादा रूस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो
सुरक्षा परिषद है, इसे दुनिया का पुलिसमैन जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो आपको सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में साथियों टोटल जो आपको सदस्य हैं उसकी संख्या जो है वो आपको 15 है, जिसमें से इसको आप दो भागों में बांट दीजिए। एक जो हो जाएगा आपको अस्थाई, क्या हो जाएगा, अस्थाई सदस्य देश, और एक जो हो जाएगा वो आपको अस्थाई सदस्य देश। तो साथियों ये जो अस्थाई सदस्य देश है इसकी संख्या 10 है और इसका कार्यकाल जो होता है वो आपको 2 वर्ष का होता है, और अस्थाई सदस्य जो है इसकी संख्या जो है वो आपको 5 है और इसका कार्यकाल जो है वो आपको निर्धारित है ही नहीं, क्योंकि ये अस्थाई है, इसको सरकारी नौकरी लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इसमें कौन कौन देश है अस्थाई में, तो देखिए इसमें आपको यूएस है यानी कि अमेरिका है, इसके अलावा आपको रसिया है, रसिया के अलावा आपको चीन है, चीन के अलावा जो है साथियों वो आपको इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अलावा जो है वो आपको फ्रांस है, क्या है, फ्रांस है। तो इस पांचों देश को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो आपको वीटो शक्ति जो है वो आपको प्राप्त है। वीटो शक्ति करने का मतलब हुआ कि मैं मना करता हूं, ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक देश जो है किसी मान के चलिए कि बात पे जो है अपने वीटो शक्ति का अगर प्रयोग कर देगा, ठीक है ना, उसके बाद वह जो चीजें है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद से पास नहीं हो सकते। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पांचों देशों का जो है उस पर सहमति होना क्या है कि आपको आवश्यक है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए क्या करें कि कश्मीर के भारत में विलय पर किसने हस्ताक्षर किया था, मतलब कि कश्मीर रियासत का जो विलय है भारत में किसने किया था, साथियों यही पूछा जा रहा है। तो कश्मीर रियासत का जो भारत में विलय किया था ना वो आपको राजा हरि सिंह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि कश्मीर रियासत का भारत में विलय जो होता है वो आपको कब होता है, तो वो आपको 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर रियासत का जो होता है वो आपको भारत में विलय होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम कहते कि आपको वायसराय थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसे आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले आपको उप प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री और पहले आपको प्रधानमंत्री थे, इसीलिए पंडित नेहरू को क्या कहा जाता है, तो भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, पंडित नेहरू को जो है वो आपको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो साथियों 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या करा है, करा कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है ना। तो देखिए, तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो था वो आपको विशेष राज्य का दर्जा जो था वो आपको प्राप्त था। लेकिन जम्मू कश्मीर से जो साथियों क्या है कि धारा 370 जो है आपको 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था कि आपको निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब निरस्त कर दिया गया, तो 5 अगस्त 2000 कितना को 19 को। और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत क्या है कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आपको जम्मू कश्मीर और एक इसी से अलग हुआ आपको लद्दाख, क्या है, लद्दाख। और इस दोनों को जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, मतलब अब जो है आपको लद्दाख भी यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी जो है वो आपको यूटी है। और भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर जिसका अपना एक अलग संविधान था, इस बात को आपको याद रखना है। इसका अपना एक अलग ध्वज था क्योंकि इसको विशेष राज्य का दर्जा जो है वो आपको दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम का। तो सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य बनता है 1974 में और पूर्ण राज्य बनता है 1975 में, इस बात को आपको याद रखना है। सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का कितना राज्य बनता है, तो वो आपको 22वां राज्य। 3 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जिसे पूर्व में नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा करने का मतलब हुआ कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और मैकमोहन रेखा जो है जो भारत और चीन के बीच में है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए 13 में प्रश्न को पढ़िए क्या करा है, कहा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो साथियों भाषाई आधार पर सबसे पहले जो रचना हुई थी ना वो आपको आंध्र प्रदेश की हुई थी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आपको अक्टूबर 1953 में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का अगर हम कहेंगे कि पुनर्गठन जो है वो आपको कब हुआ था, तो साथियों आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो है वो आपको 1956 में हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और इसकी राजधानी को याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो आपको अमरावती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको ईटानगर है। 3 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम चलते हैं 14 में क्या कह रहा है, सुनिए।
कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो साथियों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो राज्यों की रचना की गई थी ना, वो आपको भाषा के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको कब बना था। तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यह बना था आपको 1953 में। क्या है? 1953 में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वह आपको न्यायमूर्ति फजल अली जो थे, इसके क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको फजल अली थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दूसरा आपको क्या याद रखना है साथियों, कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था वो आपको 1955 में दिया था। कितना में दिया था? 1955 में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी रिपोर्ट के आधार पर जो बनता है वो आपको 1956 में। तो आपका प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना हुई थी। तो आप कहोगे सर की भाषा के आधार पर राज्यों की क्या हुई थी, कि आपको रचना हुई थी। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कहा कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है तुलनात्मक रूप से किससे की जाती है। तो वह साथियों ब्रिटिश महारानी से जो है वो आपको की जाती है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति जो है एक प्रकार से कहिए तो रबर के स्टाम्प है, क्योंकि कार्यपालिका का जो है संवैधानिक रूप से जो शक्ति है वो आपको राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन इस शक्ति का जो वास्तविक प्रयोग करते हैं ना वो आपको प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है ना। तो ब्रिटेन में भी यही चीज है, इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, तभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 16 में कह रहा है कि ऑन आपको लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है कौन है। तो साथियों इसके जो लेखक है वो आपको जेएस मिल है, और जेएस मिल जो है, ठीक है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, या आपको कहते हैं कि आपको इंग्लैंड के थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। और इसके बाद है आपको प्लेटो, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि आपको रिपब्लिक नामक पुस्तक को क्या कहते हैं कि आपको लिखे थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि रिपब्लिक नामक पुस्तक कौन लिखे थे। तो आप क्या कहिएगा? प्लेटो। उसके बाद है आपको मार्क्स, क्या है? कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने क्या किया था कि आपको 1867 में जो है आपको दास कैपिटल करके एक पुस्तक जो थे उसको क्या कहते लिखे थे। इसके अलावा आपको ये तो 1867 में लिखा गया था। उसके बाद है आपको 1848 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम है उसका? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल कौन लिखा है। तो क्या कहिएगा? कार्ल मार्क्स। और इसमें जो दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है उसको समाजवादियों का क्या कहा जाता है कि आपको बाइबिल कहा जाता है। और भारत में अगर हम पूछे, सॉरी भारत कहते हैं, अगर पूरी दुनिया में अगर बोला जाए आपसे कि बताइए कि वैज्ञानिक समाजवाद या आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है, तो आपको कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स कहाँ के चिंतक थे? तो ये आपको जर्मनी के चिंतक थे। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो देखो मेरे भाई, राज्य के तत्व होने के लिए कम से कम 4 चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है? तो देखिए भूभाग होना जरूरी है, जनसंख्या होना जरूरी है, संप्रभुता होना जरूरी है। ठीक है ना। इसके अलावे जो हो जाएगा आपको सरकार का होना क्या है कि आपको जरूरी है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक बात आती है भूभाग। तो भूभाग का मतलब क्या हो गया? भूमि, ये आप समझते ही हैं। उस पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। लेकिन इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, इस जनसंख्या पर शासन करने के लिए क्या चाहिए कि आपको सरकार चाहिए? नहीं। तो यहाँ से एक परिभाषा आएगा क्या कि सरकार किसको कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों याद रखना कि शासन चलाने वाली संस्था को हम लोग सरकार कहते हैं, और सरकार जो होते हैं अस्थायी होते हैं, जबकि राज्य जो होते हैं वो आपको अस्थायी होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि सरकार जो होते हैं आपको एक निश्चित अवधि के बाद बदलते रहते हैं, जबकि राज्य जो है वो आपको स्थिर रहता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राज्य और सरकार में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो आप कहोगे क्या कि राज्य अस्थायी होते हैं जबकि सरकार अस्थायी होते हैं। फिर यहाँ से एक चीज आएगा संप्रभुता। तो संप्रभुता हम किसको कहेंगे? तो जब कोई राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संप्रभु राज्य कहेंगे। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो साथियों राज्य होने के लिए जो अनिवार्य तत्व क्या है, अनिवार्य तत्व है वो कौन कौन है? तो आपको सबसे पहले भूभाग होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है, पहला बात। दूसरा बात, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वहां जो है सरकार होनी चाहिए। चौथा चीज कि वहां पर आपको संप्रभुता होनी चाहिए। अगर ये सारे चीज जो है जो राज्य अगर फुलफिल करता है तो समझ जाइएगा कि वह क्या है कि आपको एक राज्य है। क्या है? राज्य है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा
भाई वो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 18 में। क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम जो है आम चुनाव कब हुआ था? तो साथियों भारत में जो प्रथम आम चुनाव होता है ना, वो आपको 1951-52 में। लेकिन ज्यादातर जो चुनाव होते हैं वो आपको 1952 के ये मतलब क्या कहते हैं कि आपको वर्ष में होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको 1952 हो जाएगा। तो देखिए, तो 1952 में क्या होता है कि भारत में आपको प्रथम आम चुनाव होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपको राष्ट्रपति का विधिवत जो चुनाव होता है वो भी आपको कब होता है? तो आपको 1952 में। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात कि जो लोकसभा है, लोकसभा का जो गठन होता है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको राज्यसभा का गठन होता है। क्या है? राज्यसभा का गठन। ये सब जो होता है साथियों वह आपको 1952 में होता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और भारत में जो आम चुनाव होते हैं ना, वो आपको प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। तो 2019 में जो आपको आम चुनाव हुई थी वह 17वें नंबर की आम चुनाव हुई थी। 2024 में जो आम चुनाव होने वाला है वो आपको 18वें नंबर के होंगे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। 1949 में हमारा संविधान बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है, अंगीकृत होता है। इसी दिन इसके कुछ भागों को लागू किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। 1950 में हमारा जो संविधान होता है वो पूर्णतः लागू होता है। 1951 में पहले वित्त आयोग का क्या होता है कि आपको गठन होता है। यहाँ से जो कुछ पूछा जाएगा आपको बढ़िया से देख लेना है। तो साथियों ये जो 52 नंबर सॉरी क्या कह रहे हैं कि 18 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा कलर को मैच कर लेते हैं कि अगर कोई कलर जो बढ़िया चलने लायक हो तो अदर कलर का भी प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो सबसे परफेक्ट मुझे कलर लग रही है भाई, वह जो है आपको क्या है, तो वो आपको यानी कि ब्लैक कलर ही जो है वो आपको बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। कलर को हम केवल चेक कर रहे हैं। तो इसका जो देख रहे हैं 18 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 19 नंबर में। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, यानी कि पहले विधि मंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के पहले विधि मंत्री जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये देश के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे, पहले विदेश मंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले आपको उप प्रधानमंत्री, और पहले क्या थे कि आपको गृह मंत्री थे। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि इन्हें महार का महात्मा भी जो है आपको कहा जाता है। इन्हें जो है आपको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। तो साथियों 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 20 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना वो आपको एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। तो मेरे भाई यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा क्या कि बताइए कांग्रेस का गठन जो है वो आपको कब हुआ था? आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों कांग्रेस का जो गठन होता है ना वो आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, ठीक है ना। और कांग्रेस जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन पार्टी है। तो साथियों 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में याद रखिएगा कि ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफार को जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के पहले क्या थे कि आपको स्वतंत्र भारत के पहले आपको गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम वायसराय थे। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो साथियों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ना वो आपको स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ से एक बात आती है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र हम कहते हैं किसको? तो देखिए, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शासन के केंद्र बिंदु जनता हो और वहां का शासन स्वयं जनता या उसके प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या जानते हैं? आपको लोकतंत्र। और लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में क्या करती है कि आपको भाग लेती है, जबकि आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं शासन में भाग लेते हैं। जैसे अमेरिका में देखिए, भारत में देखिए, नेपाल में देखिए, यहाँ क्या है तो आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि आपको स्विट्जरलैंड जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता जो है वो आपको नहीं है, यही पूछा जा रहा है।
तो कह रहा है दोहरी नागरिकता। क्या है? दोहरी नागरिकता। तो क्या हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता है? नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है ना। बाकी देखिए, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में है, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है? सर्वोच्चता है, सभी है। लेकिन हमारे यहाँ आपको एकल नागरिकता है, और हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता है साथियों, वो आपको ब्रिटेन के संविधान से जो है वो आपको क्या किया गया है कि आपको अपनाया गया है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता इसलिए अपनाया गया है ताकि देश की एकता और अखंडता जो है साथियों वो आपको बना रहे। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में आपको अक्सर जो होते हैं दोहरी नागरिकता देखने को मिलते हैं, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोगों को जो है केवल आपको देश की नागरिकता है, उसके प्रांतों की नागरिकता नहीं है। तब ना देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है भारत के, वह किसी भी राज्य से क्या कर सकते हैं कि आपको चुनाव जो होते हैं वो आपको लड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, नरेंद्र मोदी पहले बार अहमदाबाद और आपको वाराणसी दोनों जगह से लड़े थे, लेकिन ये इन्होंने वाराणसी की सीटों को अपनाया था। राहुल गांधी अमेठी, और क्या है कि आपको ये जो राहुल गांधी है वो आपको अमेठी और आपको क्या कहते हैं वायनाड केरल, ठीक है ना, यहाँ से चुनाव लड़े थे। अमेठी से वो हार गए थे, तो उनकी जो संसद की सदस्यता है वो आपको वायनाड से है। तो देखिए, तो ये सब हमारे देश में क्या है कि आपको संभव है, आपको संघीय शासन व्यवस्था होते हुए भी। चलिए 23 नंबर प्रश्न में चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो साथियों, ताशकंद समझौता पर 1966 में हस्ताक्षर होता है। तो देखिए, ताशकंद समझौता होता है कब, यह जान लीजिए। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। और इस समझौता पर जो होता है आपको भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वह आपको कौन जानते हैं? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या नाम है उनका? लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावे जो है आपको क्या कहेंगे जानते हैं? पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति होते हैं उसका नाम है जनरल अयूब खां। क्या है? अयूब खां। इन दोनों आदमी के बीच में यह समझौता जो है वो आपको होता है, ठीक है ना। 1965 के भारत पाक युद्ध का जो अंत होता है इसी समझौता के द्वारा होता है। लेकिन 11 जनवरी 1966 को हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो रहस्यमय स्थिति में अपने कमरे में जो होते हैं वो आपको मृत जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में विदेश में कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आते हैं क्या कि ताशकंद समझौते पे भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान के राष्ट्रपति पूछेंगे तो वो आपको अयूब खां। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना। और यह जो संधि हुई थी किस लिए हुई थी? तो 1965 के भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसी का अंत करने के लिए यह संधि जो है आपको हुआ था। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 24 में कह रहा है शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों, शिमला समझौता पर भारत के जो प्रधानमंत्री हस्ताक्षर किए थे वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपको 3 जुलाई 1972 को, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है कि शिमला समझौता कब होता है, तो कहेंगे 3 जुलाई, ठीक है ना, 1972 को। और साथियों, ये जो शिमला समझौता होता है ये किसके बीच होता है? तो ये आपको भारत और किसके बीच होता है? तो आपको पाकिस्तान के बीच। इसको आपको याद रखना है। तो इस पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो आपको श्रीमती क्या कहेंगे कि आपको इंदिरा गांधी। और पाकिस्तानी जो आपको राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम होता है आपको क्या कहते हैं आपको? जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आपको क्या करते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। ये जो संधि हुआ था ना, समझौता कहिए, वह आपको 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना। और जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी मतलब जो फांसी दी जाती है वो आपको 1979 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति को, ठीक है ना, कि आपको फांसी दिया गया था? तो वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो को कब दिया गया था? तो वो आपको 1979 में, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री जी, ये आपको ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। जवाहरलाल नेहरू आपको किस समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं? तो याद रखिएगा आपको पंचशील समझौता पर। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको उसको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 25 में कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना, संचालन समिति के अध्यक्ष, ये सब हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो थे आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। या प्रारूप समिति को ही हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या जानते हैं कि आपको मसौदा समिति, या इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और प्रारूप समिति में जो टोटल सदस्य थे वो आपको कितने थे बताइए? थे तो आपको 7 थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। इसके अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति, ठीक है ना, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 5 सितंबर को जो होता है वो आपको शिक्षक दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे। यह क्वेश्चन जो है आपको रिपीट कर रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना साथियों, वो आपको एओ ह्यूम थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि पहले अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है ना, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, ठीक है ना। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आपको देख लेना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या कहोगे, श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1924 में। किस अधिवेशन में, तो आपको बेलगांव अधिवेशन में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, क्या जानते हैं कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो आपको कौन बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी साथियों, वह आपको सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। मतलब कि वह महिला जिसका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है ना, क्या है, भारत में हुआ है, और वह आपको क्या है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। तो उसका नाम क्या है जानते हैं, तो आपको श्रीमती क्या कहेंगे, तो आपको सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। श्रीमती क्या कहेंगे, तो आपको सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। और ये 1925 में क्या हुए थे कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन में बनी हुई थी। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में आपको किस अधिवेशन में जानते हैं, तो आपको कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। तो साथियों ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वह आपको सी हो जाएगा। चलिए 27 में कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना वो आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन, तो कहेंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वे आपको बीबी गिरी थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो क्या कहिएगा, बीबी गिरी, बराह गिरी, वेंकट गिरी। ये प्रथम कार्यवाहक क्या थे, तो आपको राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद आपको राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक रूप से। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। यहाँ से जो भी पूछा जाएगा आप इसे बढ़िया से क्या करेंगे, याद रखेंगे कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो क्या कहेंगे बताइए, तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद है आपको शंकर दयाल शर्मा, तो ये भी आपको भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। तो इन चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। फिर यहाँ से एक बात और आएगी कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन का उपराष्ट्रपति पद पर कार्यकाल क्या था, तो 1952 से आपको 1962, और लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले प्रथम क्या थे कि आपको उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ना वो आपको बी हो जाएगा। तो इन चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। 28 में क्या करा है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था। तो साथियों 1942 में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वह है आपको क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताओगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको कब तक चला था। आगे हम चर्चा करते हैं। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह गांधी जी के द्वारा ही 1930 में शुरू किया गया था और 1931 तक पहले टर्म में चलाया गया था। फिर आपको 1932 में गांधी जी के द्वारा जो होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है और 1934 तक जो है फिर से चलाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। आपको दूसरा क्या था कि जन आंदोलन था, और पहला जन आंदोलन कहेंगे गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया तो वह था साथियों आपको क्या जानते हैं, तो वह जो था आपको असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। नमक आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को, और यह जो नमक सत्याग्रह है 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो आपको चला था। मतलब कि 24 दिन जो है यह आपको सत्याग्रह चला हुआ था। और गांधी जी नमक सत्याग्रह जो होते हैं लवण सत्याग्रह अपने 78 शिष्यों के साथ क्या करते हैं कि आपको शुरू करते हैं। कहाँ से, तो आपको गुजरात के अहमदाबाद स्थित जो साबरमती आश्रम होता है वहीं से। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए 29 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो साथियों भारतीय संविधान का जो आपको भाग है प्रस्तावना, इसको संविधान की क्या कहते हैं कि आपको आत्मा कहते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात है कि संविधान की
जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कौन कहते हैं? तो वे आपको ठाकुरदास भार्गव ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा जो है किसने कहा था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ठाकुर दास, क्या कहेंगे तो आपको भार्गव। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो है कुंजी भी कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी कौन कहा था? तो याद रखिएगा वो आपको अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना को जो है आपको परिचय पत्र जो है वह कौन कहा था? तो कहेंगे नानी पालकी वाला। कौन कहते हैं? नानी पालकी वाला। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद साथियों एक चीज और आएगा कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो है वह कौन कहा था? यानी कि प्रस्तावना को भारत की क्या कहेंगे? तो आपको राजनीतिक जन्म कुंडली कहने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको कौन थे साथियों? तो वे थे आपको के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो कि आपको संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। देखिए कार्य संचालन समिति बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी नाम दिया गया है, जैसे संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कौन कहे थे? तो ठाकुरदास भार्गव। कुंजी कौन कहे थे? अर्नेस्ट बार्कर। परिचय पत्र कौन कहा था? नानी पालकी वाला। प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जनकुंडली कौन कहा था? के मुंशी। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। इसकी चर्चा संविधान के भाग 3 में है। नीति निर्देशकता तो इसकी चर्चा भाग 4 में है। और भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो आपको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको यानी कि क्या कहते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो आपको कहाँ किया था, ठीक है ना। तो भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था ना साथियों वो आपको पोखरण में। अब पोखरण क्या है? तो आपको राजस्थान के जैसलमेर जिला में। तो यहाँ डेट के साथ पूछा जाएगा, तो आपको याद रखिएगा 18 मई कितना जानते हैं? 1974 को, ठीक है ना। और इस परमाणु परीक्षण के समय जो भारत के क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थे वो आपको बीबी गिरी। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से याद रखना है। और इस प्रकार से भारत दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश जो है वो आपको बना था, ठीक है ना। तो 30 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि कई सारे परमाणु खनिज के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ठीक है ना, इल्मेनाइट हो गया, वेनेडियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी जो है आपको परमाणु खनिज है। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको बढ़िया से देख लेना। और थोरियम भारत में जादूगोड़ा में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं झारखंड में। सॉरी, यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में पाए जाते हैं झारखंड में। और थोरियम जो है वो आपको इसका जो विशाल भंडार है वो आपको केरल में पाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो 30 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा 31 में। कह रहा है कि 1952 से 1957 तक भारत में किस राजनीतिक दल का जो है आपको प्रभुत्व रहा है? देखिए 1967 तक कर दीजिए, यहाँ 57 दे दिया गया है। 1952 से 1967 तक भारत में जो है किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो साथियों वो आपको कांग्रेस का, ठीक है ना। यानी कि प्रथम 3 आम चुनाव में जो है कांग्रेस जो है वो आपको पूर्ण रूप से सत्ता में क्या हुआ था कि आपको रहा था, केंद्र में भी और राज्य में भी, ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण था कि सबसे पहले कोई आपको विपक्षी पार्टी का मजबूत ना होना। दूसरी बात आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सॉरी क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का योगदान। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो आपको पंडित नेहरू है उनका चमत्कारी व्यक्तित्व। तो इस सबकी वजह से आपको 1952 में भी कांग्रेस जो है पूर्ण रूप में से सत्ता में आई, पूर्ण बहुमत से। उसके बाद 1957 में भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। उसके बाद 1962 में भी क्या हुआ था कि आपको पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, ठीक है ना। लेकिन पंडित नेहरू के बाद जो है आपको कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे जो था वो आपको डाउन होने लगा। लेकिन फिर से बाद में इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस के खोए हुए प्रभुत्व को क्या किया था? 1971 के चुनाव में वापस ला दिया था। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए तो ये जो देख रहे हैं बीजेपी, इसका गठन जो होता है कब होता है? तो आपको 1980 में कांग्रेस का गठन कहेंगे। तो ये आपको 1885 में, शिवसेना का गठन 1966 में, और जनता दल, ठीक है ना, यानी जनता पार्टी कहिए, ठीक है ना। तो जनता पार्टी का जो गठन होता है 1977 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 31 का सही आंसर आपको सी होगा। चलिए 32 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने नियोजन समिति का गठन किया था, क्योंकि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस नियोजन समिति का जो गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो वह थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की अध्यक्षता में नियोजन समिति का क्या होता है कि आपको गठन होता है। उसके बाद है आपको महात्मा गांधी, इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से, बापू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष
सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी, देश नायक, इन सभी नामों से संबोधित किया जाता है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। और 1938-39 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन 1939 में आपको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो आपको त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनते हैं वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे। तो साथियों योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे ना वो आपको प्रधानमंत्री। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों इसका जो गठन होता है ना वो आपको 15 मार्च 1950 को, लेकिन इस योजना आयोग को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भंग जो कर दिया गया वह आपको कब जानते हैं, 2014 में। तो देखिए तो ये जो योजना आयोग है इसका गठन क्यों हुआ था, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित चीजों को तैयार करने के लिए। मतलब कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो बनाते थे ना वो आपको कौन जानते हैं, आपको योजना आयोग, ठीक है ना। तो इस संस्था को ही अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए भारत में जो है 2017 के बाद जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। 2017 में भारत की जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी वो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति। तभी के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका नाम है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। वित्त मंत्री कहेंगे तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। और प्रधानमंत्री के बारे में सभी आदमी जानते होइएगा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 34 में कह रहा है ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रश्न के बारे में अभी आपको बताए थे कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होती है, और इस पर जो हस्ताक्षर करते हैं ना वो आपको कौन जानते हैं, अयूब खां और आपको लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ए हो जाएगा। उसके बाद है आपको, और इधर देख लेते हैं और भी ऑप्शन, तो कोई भी ऑप्शन उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद यह समझौता हुआ था। चलिए 35 में चलते हैं। कह रहा है मैकमोहन रेखा क्या है। तो साथियों मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है। तो यहाँ से एक बात आती है कि मैकमोहन रेखा है कहाँ, किस राज्य में, पूछा जाएगा ना आपसे। तो साथियों मैकमोहन रेखा जो है ना वो आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इस बात को याद रखिएगा। और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण होता है साथियों वह आपको 1914 में। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि सर कहाँ होता है, तो आपको शिमला में होता है। कहाँ होता है, शिमला में होता है, ठीक है ना। और इसका निर्धारण कौन करता है, तो वह आपको सर हेनरी मैकमोहन। लेकिन चाइना जो है इस रेखा को मानने से इनकार करता है, और वह अरुणाचल प्रदेश को जो है क्या कहता है कि तिब्बत का जो है दक्षिणी राज्य क्या कहता है कि आपको बताता है, ठीक है ना। तो भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है ना। इसके अलावा आपको उत्तराखंड, इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश में तो उतना मतभेद नहीं है, फिर आपको लद्दाख में, ठीक है ना। तो भारत और चीन के बीच में हमेशा जो है सीमा को लेकर जो है विवाद जो है आपको बना रहता है। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 36 में क्या कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किए गए थे, 1954 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो पंचशील समझौता है डेट के साथ बताइए कब हुआ था। तो साथियों पंचशील समझौता जो होता है ना वो आपको 29 अप्रैल 1954 को होता है। इस बात को आपको याद रखिएगा। किसके बीच होता है, तो आपको भारत और आपको चीन के बीच होता है। तो यहाँ से एक बात आएगी, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो वो थे आपको पंडित नेहरू। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, कौन थे, पंडित नेहरू। और चीन के प्रधानमंत्री कहेंगे तो ये आपको चाउ एन लाई थे। कौन थे, चाउ एन लाई थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो 36 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 में क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 वहनों में शामिल नहीं है। मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन आपको शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो यहाँ से एक बात आती है कि उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं। तो देखिए इसमें एक याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद साथियों दूसरा राज्य आप याद रखिएगा, ठीक है ना, वह है आपको नागालैंड, क्या है, नागालैंड, ठीक है ना। चलिए तीसरा जो है वह है आपको मणिपुर, क्या है, मणिपुर। उसके बाद जो है आपको मिजोरम, क्या है, मिजोरम। मिजोरम के बाद जो जाएगा साथियों वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा। उसके बाद हो जाएगा आपको असम, क्या है, असम। और उसके बाद जो है आपको मेघालय, क्या है,
मेघालय। और 8वां राज्य की बात करते हैं तो वो आपको सिक्किम। तो ये सभी जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य में आते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के ये जो आप 7 राज्य देख रहे हैं, इसे भारत में 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। और इन राज्यों को भारत में 7 बहनों का जो राज्य कहते हैं ना, पत्रकार ज्योति प्रसाद सैकिया ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 38 में, क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया था। तो वह थे आपको इंदिरा गांधी, जो आपको 1969 में और 1978 में अपनी पार्टी को क्या किए थे कि आपको तोड़े थे और उसका पुनर्गठन किए थे, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का जो विभाजन होता है 1907 में, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है वो आपको 1900 कितने में होता है जानते हैं। तो आपको 69 में, दूसरी बार आपको 1978 में, ठीक है ना। हालांकि कांग्रेस का विभाजन स्वतंत्रता से पहले भी आपको 2 बार होता है, एक आपको 1907 में, एक 1918 में, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ऐसे देख लेना है। तो 78 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, सॉरी 78 कह रहे हैं मेरे भाई, 38 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 39 में, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में, ठीक है ना, कब संकल्प लिया था। तो 1955 के आवारी अधिवेशन में। और हमारे यहाँ जो समाजवाद है उसका स्वरूप जो है वो कैसा है, लोकतांत्रिक है, जो ब्रिटेन के जो फेबियन समाजवाद है उससे आपको प्रेरित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि फेबियन समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यह मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ था, यानी कि मार्क्स के जो समाजवाद था, कार्ल मार्क्स के समाजवाद, उसके खिलाफ जो है आपको फेबियन समाजवाद की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। 3 चीजों को याद रखिएगा। और उसी ब्रिटेन के फेबियन समाजवाद से प्रेरित होकर क्या कि हमारे भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। 39 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 40 में कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो अभी बताए थे, गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। और 1971 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की जो खोई हुई प्रतिष्ठा होती है उसको क्या कर देते हैं कि आपको वापस ला देते हैं, ठीक है ना। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 41 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है अनुच्छेद 350, 352, 360, 368। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। इसके तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं लगाए जाते हैं। और भारत में अब तक 3 बार जो है आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। एक आपको 1962 में, ठीक है ना, एक आपको 1971 में, एक 1975 में। तो देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण, याद रखिएगा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। 75 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल की घोषणा करवाई हुई थी। मतलब इस चीज को आपको याद रखना है, मतलब कथित उसको कहिए आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है ना, अपने विपक्षियों को कुचलने के लिए। उसके बाद है अनुच्छेद 360। इसके तहत जो होता है वो आपको वित्तीय आपात जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 368। इसके तहत जो होते हैं आपको संविधान में जो होता है साथियों वो आपको क्या किया जाता है, तो आपको संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में जो प्रेरित है वो आपको दक्षिण अफ्रीका से, वित्तीय आपात आपको अमेरिका से प्रेरित है। और सीधे पूछेंगे कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां आपातकाल के समय कहां से प्रेरित है, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित शक्तियां, तो वह आपको जर्मनी के वेमर संविधान से। तो 41 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 42 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए और बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि सर आप पढ़ाते ही रह जाते हैं, ठीक है ना, कि कुछ थोड़ा सा मनोरंजन भी कराइए। तो देखिए तो साथियों हम कभी भी जो है इस प्रकार से नहीं पढ़े हुए हैं, तो उस चीज की आदत हमें नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम जिस सर से पढ़ते हैं उन सर का जो क्लास होता है, ठीक है ना, उसी क्लास से हम प्रेरित होकर जो है अपने क्लास को उस ढंग से संचालित करते हैं, ठीक है ना। तो उस क्लास में आपको वैसे वातावरण हमको नहीं मिलता है। इस वजह से क्या है कि हम उस चीज को कैमरा के सामने जो है आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको बस पढ़ाई से मतलब रखना है, क्योंकि आपको जिंदगी में सक्सेस होने के लिए जो है कॉमेडी नहीं देखना होगा, ठीक है ना। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान, हाँ क्या है, हाँ तो वह आपको 14वां था। क्या था, 14वां। और अभी वाले जो राष्ट्रपति है जो कौन है जानते हैं, तो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें नंबर के है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। 13वें राष्ट्रपति कहेंगे प्रणब मुखर्जी, 12वें राष्ट्रपति कहेंगे प्रतिभा देवी सी पाटिल, 11वें राष्ट्रपति कहेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 11वें राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको एपीजे क्या कहेंगे, आपको अब्दुल कलाम। और इनको जो है भारत में जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 14वें राष्ट्रपति
तो कहेंगे श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है ना। तो दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको 13वें राष्ट्रपति, तो वो आपको डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनको प्रणब दा के नाम से भी क्या कहते हैं कि हम लोग जानते हैं। 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो सीधे हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में प्रतिभा पाटिल। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन आपका प्रश्न पूछ रहा है 14वां, तो देख लीजिए, तो 14वां में जो हो जाएंगे वो आपको कौन हो जाएंगे, तो देखिए, तो वो हो जाएंगे आपको रामनाथ कोविंद जी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों, इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 43 में कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे ना, वो आपको कौन थे जानते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहेंगे तो भारत के प्रथम विधि मंत्री। सुचेता कृपलानी देश के पहले महिला मुख्यमंत्री। के मुंशी संविधान बनाने वाली कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 43 का सही आंसर बी हो जाएगा। और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं साथियों, वो आपको मनाए जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। तो साथियों, संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुता का आदर्श जो है आपको फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अपनाया गया है, इसलिए ताकि राष्ट्रीय एकता जो है वो आपको बना रहे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, वो आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं 45 में। 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो आपको अपनाया गया था। तो यह आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी पंचवर्षीय योजना है उसका काल जो है जान लीजिए। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। देखिए, पंचवर्षीय योजना का मतलब ही है कि 5 सालों की योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1900 क्या कहेंगे, तो आपको 74। उसके बाद है 5वीं पंचवर्षीय योजना, यह आपको 1974 से 1979 था, लेकिन इसको समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1974 से 1978। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो आपको क्या है कि सोवियत संघ के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपको ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको आर्थिक नियोजन कहा जाता है। और आर्थिक नियोजन जो है वो आपको संवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वो आपको 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1951 को, और इसका अंत होता है 5 साल बाद 31 मार्च 1956 को। तो यहाँ से एक आपको कीवर्ड आया, क्या आया, एक कीवर्ड आया। देखो मेरे भाई, वो कीवर्ड आपको कौन कौन आया इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जैसे 1 अप्रैल आ गया, ठीक है ना, इधर आपको 31 मार्च आ गया। तो यह भारत सरकार का क्या है जानते हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 46 में क्या कर रहा है, देखिए 46 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको पहले बढ़िया से देखिएगा। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया था। साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना जो है ना उसको योजनाएं कहा गया, और इसमें सब पंचवर्षीय योजना का काल जो है वो आपको दिया गया। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 46 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 47 में क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो यह था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और यह पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पहले जो था वो आपको समाप्त कर दिया गया था। पहले पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो याद रखिएगा कि आपको कृषि सिंचाई, ठीक है ना, इसके अलावा आपको विद्युत, इस सब पर क्या किया गया था कि खूब जोर दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें आपको आत्मनिर्भरता पर काफी ज्यादा बल दिया गया था। लेकिन सबसे असफल पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो वह है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसके पीछे कई सारे कारण थे। जैसे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चाइना युद्ध, उसके बाद जो हो जाएगा 1966-67 का सूखा। तो इन सभी कारणों से यह पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। तो 47 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 48 में। कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी। तो साथियों, भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना वह आपको 2012 में समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना, वो आपको 2007 से 2000 कितना था आपको 12 था। आप 12वीं पंचवर्षीय योजना कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको 2012 से कितना जानते हैं, तो आपको 2017, और अब तक मात्र जो है 12 पंचवर्षीय योजना ही बनी है। और अंतिम पंचवर्षीय योजना भारत की कौन कही जाएगी, तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से सभी पंचवर्षीय योजना को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको समय समय पर जो है आपको हम ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे जिसमें आप अच्छे से इसे देख लेंगे। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 49 में कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम
किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो देखिए आप लोग इसका आंसर जो है दीजिए। कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए शुरू में ही बताए थे, तो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा आपको बी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया था। बीपीसी कहेंगे तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए थे, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। राजीव गांधी, इन्हें भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय जाता है। देश के सबसे युवा क्या कहेंगे कि आपको प्रधानमंत्री। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 49 का सही आंसर आपको बी हो गया। और आई के गुजराल जो कि आपको भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल से थोड़ा कम ही अवधि के लिए रहे थे, ठीक है ना। 49 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 50 में कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब कि वह व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखता था और आपको भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो वे थे आपको मोरारजी देसाई, जो 1977 में क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे। और ये किस पार्टी से थे जानते हैं? तो आपको जनता पार्टी से। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए आपको बढ़िया से आंसर देना है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कहेंगे तो वो आपको मोरारजी देसाई ही थे, ठीक है ना, 81 साल की उम्र में, ठीक है ना। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये आपको भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब कि वह प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से न संबंध रखते हुए 5 सालों तक शासन किया, वह थे कौन जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इन्हीं के समय में दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में जो है वो आपको होता है 11 और 13 मई को, ठीक है ना। एच.डी. देवेगौड़ा ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ये भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई के बाद, ठीक है ना। और चौधरी चरण सिंह को हम लोग किसानों का नेता कहते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को भारत में जो होता है आपको राष्ट्रीय किसान दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो साथियों 50 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 51 में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो था वो आपको प्राप्त नहीं हुआ था। यही प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ओडिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मतलब 1952 के जो आम चुनाव हुए थे ना, उसमें ओडिशा में कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो 51 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 52 में चलते हैं। कह रहा है कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को जो है वो आपको त्याग पत्र जो था वो आपको देना पड़ा था। तो साथियों विश्वास प्रस्ताव के आधार पर, ठीक है ना, कि सबसे पहले जो है आपको त्याग पत्र देना पड़ा था वो आपको किसको जानते हैं? तो ये हो जाएंगे आपको कौन जानते हैं? तो मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। और इसमें पूछ देंगे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, तो हो जाएंगे आपको बीपीसी। कौन हो जाएंगे? बीपीसी। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। देखिए क्या करा है, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर तो मोरारजी देसाई, अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर कहेंगे तो आपको बीपीसी, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वैसे आप लोग इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें भी कंफ्यूजन में रहता है, तो आप लोग भी थोड़ा एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर ये भी प्रधानमंत्री बने थे बीपीसी के बाद, ठीक है ना। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 52 का सही आंसर ये हो जाएगा। 53 में कह निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपको कौन जानते हैं? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं? कि आपको इंदिरा गांधी की सरकार में जो थे वो आपको क्या थे? तो आपको उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और इधर जो देख रहे हैं जगजीवन राम, ये जो उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में, ठीक है ना। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ये भी आपको उप प्रधानमंत्री बने थे किसके सरकार में? तो मोरारजी देसाई के सरकार में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 53, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए अब चलते हैं 54 में। कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है 1970 के दशक में जो है राम मनोहर लोहिया ने क्या किए थे कि आपको दिए थे। मतलब कांग्रेस से अलग जो आपको बुजुर्ग नेताओं का एक समूह था, ठीक है ना, उसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है भारत सरकार का क्या है कि आपको वित्तीय वर्ष है। तो 55 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 56 में कह रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया, ये पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि पीटीबीटी। क्या है? पीटीबीटी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके बाद है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको हम लोग कहते हैं सीटीबीटी यानी कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। बगदाद संधि जिसको हम बाद में जो है आपको सेंटो के नाम से क्या किए कि आपको जाने हैं, ठीक है ना। तो भारत जो हस्ताक्षर किया था ना साथियों वो आपको 1963 वाली संधि पर, क्योंकि इसमें कहा गया था कि आपको परमाणु परीक्षण जो है किया जा सकता है लेकिन भूमिगत। क्या है? भूमिगत। बाकी इधर जो देख रहे हैं परमाणु अप्रसार
संधि, इस पर कहा गया था कि जो देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे वो आपको परमाणु चीजों का जो है आयात निर्यात जो है नहीं करेंगे, ठीक है ना। दुनिया की 5 बड़ी महाशक्ति जो था इस संधि को लेकर आया था, ठीक है ना, 1968 में, लेकिन 70 में यह प्रभाव में आता है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः जो होता है आपको बैन कर दिया जाता है। बगदाद संधि अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ एक सैनिक गुट था जिसमें आपको पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 57 में कह रहा है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है, तो वह आपको क्या जानते हैं, तो वह है आपको दक्षिण एशियाई राज्यों का क्या कहेंगे क्षेत्रीय सहयोग, एशियाई क्षेत्रीय मंच, यूरोपीय संघ, शंघाई सहयोग संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई क्षेत्रीय मंच, ठीक है ना, यानी कि एशियन रीजनल फोरम, जो कि आपको आसियान से जुड़ा हुआ है। इसमें भारत को पूर्ण संवादी का स्थान जो है प्राप्त है। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना जो होती है 1992 में, इसे आपको याद रखना है। दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, यह आपको सार्क 1985 में गठित होता है। शंघाई सहयोग संगठन 2001 में जो है वो आपको अस्तित्व में आता है। तो इन सभी चीजों का आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और एशियाई क्षेत्रीय मंच जो कि आपको 1994 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। तो भारत को इसमें जो है आपको पूर्ण संवादी का जो स्थान है वो आपको प्राप्त है। तो 57 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको ईयर बताया गया गठन का उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो बताए थे आपको 1998 में, 11 और 13 मई 1998 को। कहा, तो राजस्थान के पोखरण में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी, और राष्ट्रपति जो थे आपको के नारायणन। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। और यह परमाणु परीक्षण जो है वो आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो है वो आपको हुआ था, क्योंकि यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो 58 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 1971 में याद रखिएगा कि आपको इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जानते हैं कि आपको रूस के साथ जो है शांति, मित्रता व सहयोग की संधि किया था। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण, 1980 में जो है इंदिरा गांधी आपको दूसरी बार क्या करते हैं कि आपको 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो आपको करते हैं। तो 58 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 59 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है, तो देखिए साथियों, एशियाई क्षेत्रीय मंच का जो संबंध है ना वो आपको आसियान से है। किससे है, आसियान से, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, आसियान का गठन कब हुआ था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो आसियान का गठन 1967 में होता है, ठीक है ना, 8 अगस्त 1967 को। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें सदस्य देश पूछेंगे अभी कितने हैं, तो कहिएगा 10। और इसके 10 सदस्य देश को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताए थे। क्या जानते हैं कि इस फिल्म में क्या बताए थे, इस, ठीक है ना, फिल्म क्या है, फिल्म में क्या है, में कथा भी बुरी नहीं है, क्या है, कथा भी बुरी नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन जो है वो आपको आसियान का सदस्य नहीं है, तो बस यह ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है। तो देखिए साथियों, ई से जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ई से हो जाएगा आपको इंडोनेशिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इससे क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता, प्रस्तावित राजधानी कहेंगे तो नुसंतारा। स से हो जाएगा मेरे भाई सिंगापुर, क्या हो जाएगा, सिंगापुर। आपको ये सब याद रखना है। फ से कहेंगे तो आपको फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस। चलिए ल से कहेंगे तो आपको लाओस, म से कहेंगे हो जाएगा आपको मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया। में तो कहेंगे म्यांमार, क्या है, म्यांमार, ठीक है ना। क से कहेंगे तो आपको कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। उसके बाद है थ से, तो साथियों थ से हो जाएगा आपको थाईलैंड, क्या हो जाएगा, थाईलैंड। उसके बाद है वी से तो आपको वियतनाम, क्या है, वियतनाम। तो इस प्रकार से आसियान में जो सदस्य देश है उसकी संख्या कितनी है बताइए। तो आसियान में सदस्य देश की जो संख्या है साथियों वो आपको 10 है। और इन 10 सदस्य देश का नाम जो है आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ 1992 में अस्तित्व में आता है। चेस जो है वो आपको 1985 में, ठीक है ना। नाफ्टा जो है 1994 में अस्तित्व में आया था, यानी कि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड जो है आपको, यानी क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट जो मतलब ये हुआ था वो आपको अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच में, वो आपको 1994 में। तो देखिए तो थोड़ा सा नाफ्टा के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है ना। नाफ्टा इसका मतलब हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है ना, अमेरिकन फ्री आपको क्या कहेंगे एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। नाफ्टा यहाँ पर टी छूट गया था, तो नॉर्थ देखिए नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यह 1994 में अस्तित्व में आया था। 2018 के बिहार दरोगा में यह प्रश्न जो था वो आपको पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं 60 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को
किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और यह समझौता कब होता है? तो 3 जुलाई 1972 को, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का अंत इसी के द्वारा होता है। तो साथियों, आज हम लोग क्या किए हैं कि आपको 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का, पॉलिटी का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, ठीक है ना। फिर कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के क्लास को यहीं पे विराम देंगे। फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।